हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वैसे मैं ट्रेन में चढ़ने को तो चढ़ गया था, पर डर भी लग रहा था कि कहीं ट्रेन लेट हो गई तो फिर मैं क्या करूँगा। मेरे दोस्त ने मुझे मना किया था कि मैं इस ट्रेन से ना आऊँ, क्योंकि ये ट्रेन अक्सर लेट पहुँचती है और अगर ज़्यादा लेट हुई तो फिर मैं परेशानी में पड़ जाऊँगा। उसने यह भी कहा था कि आने से पहले मैं उसे फ़ोन कर दूँ ताकि वह स्टेशन पर लेने मुझे आ जाए, लेकिन मैंने उसे फ़ोन भी नहीं किया था और इसी ट्रेन से सफ़र भी शुरू कर दिया, क्योंकि मैं एडवेंचर का शौकीन हूँ। लोगों को हैरत ज़दा करना मेरी आदत सी बन गई है। मैंने सोचा था कि जब अचानक दोस्त के घर पहुंचूंगा तो सरप्राइज़ होगा और मैं खूब खुश होऊंगा, लेकिन अब इस वक्त तो मेरी ही हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि ट्रेन हमेशा की तरह आज भी पूरे 5 घंटे लेट थी, जिसकी वजह से 4:30 बजे के बजाय मैं उस स्टेशन पर 9 बजे पहुंच सका था। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो ठीक 9 बजे थे। अपने एक हाथ में सूटकेस पकड़कर मैं ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। कोहरे में डूबी हुई जाड़े की रात ने मेरा इस्तकबाल किया। छोटे से स्टेशन पर उतरने वाला शायद मैं अकेला मुसाफिर था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कोई नज़र ना आया, ना कोई कुली, ना स्टेशन मास्टर, कोई भी नहीं। गाड़ी छूट चुकी थी। ठंडी हवा चली और प्रॉपर कपड़े पहनने के बावजूद मेरे पूरे जिस्म में एक सर्दी की लहर सी दौड़ गई। खामोश सुनसान काली रात, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। वो सुनसान काली रात और चारों तरफ सन्नाटे में एक खौफनाक आलम था और मैं अकेला स्टेशन पर खड़ा था। मेरा दिल चाहा कि मैं लौट जाऊं। मैं मुड़ा भी, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी और ट्रेन के आखिरी डिब्बे की सुर्ख लाइट ने मुझे मुंह चिढ़ा दिया। मैंने ठंडी सांस भरी, सूटकेस को हाथ में थामा और धीरे धीरे कदम रखता हुआ बाहर की तरफ बढ़ने लगा। बाहर आकर मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो दूर तक सिवाय अंधेरे के कुछ नज़र ना आया। कोई भी सवारी न थी जो मुझे मेरे दोस्त तक पहुंचा सकती। आसमान पर भी बादल छाए हुए थे, जिससे रात और भी अंधेरी हो गई थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और फिर थके कदमों से स्टेशन के अंदर की तरफ पलट पड़ा। प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंचकर मुझे अपनी हिमाकत पर हंसी आ गई। इतने छोटे से स्टेशन पर वेटिंग रूम की तलाश एक बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या थी। चहलकदमी करते हुए मैं प्लेटफॉर्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गया, लेकिन वहाँ स्टेशन मास्टर के कमरे के अलावा और कोई कमरा ही नहीं था, और वह भी इस वक्त बंद था। थोड़ी देर के बाद मैं पत्थर की बेंच पर आकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। अचानक गड़गड़ाहट सी हुई और मैं चौंक गया। फिर बिजली चमकी और पानी बरसने लगा। सर्दी तेज हो गई थी। मैंने सूटकेस खोलकर कंबल निकाला और ओढ़ कर बैठ गया। अब ओले भी गिरने लगे थे, सफ़ेद छोटे छोटे पत्थर। मैं गौर से उनकी तरफ देख रहा था। अचानक छन छन की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैंने जल्दी से पलट कर देखा, लेकिन अंधेरे में कोई नज़र ना आया। छन छन की आवाज़ बराबर आ रही थी। ओले गिरने अब बंद हो गए थे और ठंडी हवा इतनी तेज़ से चलने लगी थी कि मेरे दांत बज रहे थे। साए साए करती हुई हवा की आवाज़ यूँ लग रही थी जैसे चुड़ैलें नाच रही हों और खबीस कहकहा लगा रहे हों। मैं डर से सिकुड़ा हुआ बैठा था और अपने आप को कोस रहा था। अचानक छन छन की आवाज़ और तेज़ हो गई। मैंने गौर से चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नज़र ना आया। चारों तरफ फ़िज़ा में साए साए हो रही थी और सर्दी कहकहे लगा रही थी। मैंने सोचा शायद मेरे कान बज रहे हैं, लेकिन अब छन छन की आवाज़ के साथ किसी के कदमों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं अचानक खड़ा हो गया और फिर फ़िज़ा में किसी का कहकहा गूंजा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे ये कहकहे मेरे चारों तरफ नाच रहे हैं। अब मैं बिल्कुल बेहोशी के आलम में था और वो तमाम किस्से मुझे आज याद आ रहे थे जो मैं बचपन से आज तक सुनता आया था। चुड़ैलों के किस्से, भूतों की कहानियाँ, छन छन की आवाज़ और कदमों की छाप और भी करीब हो गई थी, और अब मैं अंधेरे में भी चलता फिरता एक साया देख सकता था जो मेरे करीब आता जा रहा था। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक छन छन की आवाज़ बंद हो गई। मैंने जल्दी से फिर अपनी आंखें खोली। कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था। कौन है आप? ये किसी नौजवान औरत की आवाज़ थी जो टार्च जलाकर मेरे चेहरे को देखकर बोली,
तुम तो कोई मुसाफिर लगते हो। तुम कौन हो? मैंने डरते डरते सहमे हुए पूछा। मैं इस स्टेशन की मालिका हूँ। क्या? हाँ, मैं मालिका हूँ, देखो मेरी तरफ, उसने बड़े तीखे अंदाज में कहा। अब मैंने नज़र भर कर जब उसकी तरफ देखा तो वह खूबसूरत जवान लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 18 बरस की रही होगी। उसके होठों पर लाली थी, आंखों में उसने काजल लगा रखा था, जिस्म पर तमाम जेवर थे उसके कपड़े भी सुर्ख थे। उसने टॉर्च की भरपूर रोशनी मेरे चेहरे पर कर रखी थी। उसने आंखें बंद कर रखी थी और होठों पर एक अजीब किस्म की मुस्कुराहट थी। वह कोई देहाती लड़की थी जो दुल्हन के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। वह आंखें बंद किए खड़ी थी और मैं उसकी खूबसूरती को देख रहा था। तो बाबू, आप देख चुके? अचानक उसकी आवाज़ गूंजी। उसने अजीब अंदाज में हंसते हुए टॉर्च बुझा के पूछा, कहाँ जाना है बाबू? बादलपुर। इस वक्त तो कोई सवारी नहीं मिलेगी तुम्हें। हाँ, मैं जानता हूँ, रात यहीं गुजार लूँगा और सुबह सवारी मिलने पर चला जाऊँगा। मेरे साथ चलोगे बाबू? कहाँ? मेरे घर। अभी मैं कुछ जवाब भी नहीं दे पाया था कि अचानक एक खांसी की आवाज़ सुनाई दी। लड़की ने घबराकर उसकी ओर देखा और बोली, फिर मिलूँगी बाबू, और एक तरफ भागते चली गई। खांसने वाला मेरे करीब आता जा रहा था। अब मैं उसके कराहने की आवाज़ भी सुन रहा था। वह मेरे बिल्कुल करीब आकर बोला, कौन है? मुसाफिर। मुसाफिर? इतनी रात में? हाँ। कहाँ जाना है? बादलपुर। बादलपुर? बाबूजी, इस वक्त तो बादलपुर के लिए कोई सवारी नहीं मिल सकती। तुम कौन हो? मैंने अचानक से सवाल किया। मैं तांगा चलाता हूँ। तांगा? तो तुम्हारा तांगा कहाँ है? वहाँ बाहर। अच्छा, तो तुम मुझे बादलपुर पहुँचा दो। जितने कहोगे मैं उतने पैसे दे दूँगा तुम्हें। नहीं बाबूजी, मैंने अपनी जान थोड़ी देनी है। क्यों, क्या हुआ? क्या बात है? एक तो उधर की सड़क बहुत ख़राब है, दूसरे चोर चमार भी लगते हैं। अरे यार, चलो भी ना। ना बाबूजी ना, मैं नहीं चल सकता। कहो तो बस्ती तक पहुंचा दूं। बस्ती? कौन बस्ती? यहाँ से जो सबसे करीब गांव है वो 1 किलोमीटर है। कहो तो वहाँ पहुंचा दूं, किसी के यहाँ। लेकिन वहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता। तो हमारे यहाँ रात गुजारो बाबूजी, सर्दी बहुत है। नहीं, ठीक है, मैं यहीं रह लूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी सरकार। यह कहकर वह मुड़ गया और उसी वक्त सर्द हवा का झोंका आया और मेरी हड्डी तक में सर्दी की लहर दौड़ गई। मैं कांप उठा। नज़र उठाकर देखा, घोड़ा गाड़ी वाला खांसता हुआ बाहर की तरफ चला जा रहा था। सर्दी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी और फिर मैंने कुछ सोचकर तांगे वाले को आवाज़ दे दी। वह पलट पड़ा। करीब आने के बाद बोला, बाबू, हम तो पहले ही कह रहे थे कि सर्दी ज़्यादा है, हमारे साथ चलें। कहते हुए उसने मेरा सूटकेस उठा लिया और चल पड़ा। मैं भी उठ खड़ा हुआ था और अब उसके पीछे पीछे चल रहा था। बाहर पहुंचकर मुझे उसकी घोड़ा गाड़ी कहीं नज़र ना आई। कुछ दूर पेड़ के पीछे उसकी घोड़ा गाड़ी मौजूद थी। उसने मेरा सूटकेस घोड़ा गाड़ी पर रख दिया और बोला, बाबूजी चलो बैठ जाइए। मैं बैठ गया और घोड़ा गाड़ी चल पड़ी। घोड़ा गाड़ी चली जा रही थी और मैं खामोश बैठा हुआ अपनी आज की हिमाकत के बारे में सोच रहा था। अचानक मुझे वो लड़की याद आ गई। मैंने घोड़े वाले से पूछा, स्टेशन पर कोई लड़की रहती है क्या? लड़की? नहीं तो बाबूजी। क्यों? तुम्हारे आने से पहले वहाँ एक लड़की मिली थी। जालतू जलालतू आई बला को टालतू। लड़की? चुड़ैल रही होगी बाबूजी। क्या? फिर उसने ठंडी सांस भरी और जैसे अपने आप में कुछ बुदबुदाया। शायरा, तू ना मानेगी। और फिर उसने घोड़े को एक ज़ोरदार चाबुक प्रसिद्ध किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई ज़ोर से औरत रोई हो। मैं चौंक पड़ा और जल्दी से मैंने घोड़े वाले से कहा, क्या घोड़ा गाड़ी के नीचे कोई औरत आ गई है? नहीं बाबूजी, आपके कान बजे होंगे। अचानक घोड़ा गाड़ी एक दरवाजे पर आकर रुकी। घोड़ा गाड़ी वाला नीचे उतरा। उसने मेरा सूटकेस हाथ में उठाया और बोला, आइए बाबूजी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे हैरत तो हुई, लेकिन मैं खामोश इसके पीछे चलता रहा। एक छोटे से कमरे में पहुंचकर उसने सूटकेस रख दिया और जेब से दिया सलाई निकालकर चिराग जला दिया। मैंने देखा कमरे में चारपाई बिछी हुई थी और उस पर एक कंबल भी पड़ा हुआ था। बाबूजी, अब रात इसी पर किसी तरह काट लीजिए। मैंने अपने जूते उतारे और चारपाई पर बैठ गया। अच्छा, अब आप लेटें, सुबह मुलाकात होगी। यह कहते हुए वह दरवाज़ा भीड़कर चला गया। मैंने सूटकेस से दूसरा कंबल भी निकाल लिया और दोनों कंबलों को लपेटकर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने जेब से सिगरेट निकाला और सुलगाया।
और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे से दरवाज़ा खटखटा रहा हो। बाबूजी, दरवाज़ा खोलो। मैं जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोल दिया। मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही। मेरे सामने स्टेशन वाली लड़की खड़ी थी। तो तुम यहाँ? मैंने कहा था ना कि मैं आपसे फिर मिलूँगी, लेकिन तुम यहाँ पहुँची कैसे? अरे यही तो मेरा घर है, मैं आपके साथ ही तो आई हूँ। उसने अब धीरे से एक कहकहा लगाया। और वो घोड़े वाला? अरे वो तो मेरे बाबूजी हैं। लेकिन तुम कहाँ थी वहाँ पर? अब दरवाजे पर ही बात किए जाएंगे या मुझे मेरे घर के अंदर भी आने देंगे? या कहती हुई वह कमरे के अंदर चली आई। ओहो, सर्दी बहुत है ना आज, उसने कपकपाते हुए कहा और वह मेरे कंबलों के बीच में घुस गई। मैं अभी हैरत से उसकी तरफ देख ही रहा था। आओ ना बाबूजी, उसने एक अंगड़ाई लेकर कहा। सर्दी आज बड़े गजब की है और मुझे लगा वाकई सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं उसकी तरफ बढ़ा। आओ ना बाबूजी, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चारपाई पर बिठा लिया और फिर वह मेरी तरफ बढ़ी और उसने कपकपाते हुए कहा सर्दी, और फिर वह मेरे सीने से लिपट गई और फिर सारी रात वह मेरी दुल्हन बनी रही। सुबह करीब आ गई थी। वह मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रही थी। उसने मेरे होठों को आखिरी बार चूम कर कहा, अब बस, अब मैं चली, बाबा आते होंगे, फिर मिलेंगे। वो उठ खड़ी हुई। मैंने सिगरेट जलाकर उसकी तरफ देखा और अचानक मेरे जहन में न जाने क्या आया तो उससे पूछा, अच्छा यह तो बता दो, रात तुम आई कैसे थी? आपके साथ? लेकिन तुम नज़र तो नहीं आई थी घोड़ा गाड़ी में। मैं तो अकेला ही था। तुम कहाँ बैठी हुई थी? बैठी? मैं ही तो थी जो गाड़ी खींच रही थी। याद नहीं तुमको? तुमने बाबा से स्टेशन पर किसी लड़की का जिक्र किया था तो बाबा ने मुझे एक चाबुक मारा था। यह देखो, मेरी पीठ पर नीला निशान पड़ा है। क्या? यह कहकर उसने मुझे अपनी पीठ पर वो नीला निशान दिखाया। वाकई ये तो चाबुक का निशान था। तभी धमाके से वह मंजर मेरे जहन में घूम गया जब घोड़ा गाड़ी वाले ने घोड़े को चाबुक मारा था और किसी औरत के रोने की आवाज़ आई थी। बस फिर क्या था, मेरे हवासों पर अंधेरा छाता चला गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मेरा दोस्त मेरे सामने खड़ा था। मैं कहाँ हूँ? स्टेशन पर, मेरे दोस्त ने कहा। फिर गुस्से से बोला, यह क्या हरकत थी? रात भर सर्दी में अकड़ गए, कहीं मर जाते तो? क्या? मैंने हैरत से कहा, लेकिन मैं तो बस्ती के एक मकान में था, वहाँ घोड़े वाला और लड़की। यार ख्वाब देखा तुमने, सूरत तो देखो जनाब की, घोड़े वाला और लड़की। मेरे दोस्त ने कहा लगाया। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे साथ गांव में चलो तो मैं तुम्हें वह घर भी दिखा दूँगा जहाँ मैंने रात बसर की थी। मेरी जिद करने पर मेरे दोस्त मुझे बस्ती की तरफ ले चले। हम सब घोड़ा गाड़ी से रवाना हुए। मैं रास्ता बताता जा रहा था और मेरा दोस्त हैरान से देख रहा था मुझे। और फिर हमारी घोड़ा गाड़ी रात वाले मकान के पास पहुंच गई। मकान में ताला लगा हुआ था। मैंने मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वह मकान है। लेकिन जब रात घोड़े वाला इस मकान के पास आया था तो इसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरे दोस्त ने बड़े ताज्जुब से कहा, यह मकान? हाँ यार, यही मकान। रात को क्या हुआ था? मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा। मैंने अपने दोस्त को शुरू से लेकर आखिर तक सारा वाक़या सुना दिया। पूरा वाक़या सुनने के बाद मेरे दोस्त ने कहकहा लगाते हुए कहा, यार तुमने यकीनन ख्वाब देखा होगा, पर वह क्यों? अरे यह मकान तो पिछले 8 वर्षों से बंद है। इस मकान का मालिक वाकई एक घोड़ा वाला था और यह भी गलत नहीं कि उसकी एक लड़की थी, लेकिन आज से 8 साल पहले वह दोनों तो मर चुके हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? घोड़ा गाड़ी वाले ने एक शख्स से अपनी बेटी की शादी की, लेकिन लड़की को यह शादी पसंद नहीं थी। वह किसी और से मोहब्बत करती थी। जिस रात लड़की दुल्हन बनाई गई उसने जहर खा लिया और उसका बाप उसके गम में पागल हो गया और उसने उसी दिन अपनी घोड़ा गाड़ी सजाई और अपनी लड़की की लाश को लेकर चल पड़ा कि मैं अपनी लड़की की रुखसती कर रहा हूँ। पागल तो था ही, घोड़ा गाड़ी पता नहीं किस तरीके से चला रहा था कि वह घोड़ा गाड़ी खाई में गिर गई। इस तरह अपनी बेटी की लाश के साथ वो भी मर गया। उसी दिन से यह मकान बंद है। मैं नहीं मानता यार, मकान खुलवा कर देखो। मैंने सिगरेट पी थी, रात भर सोया था यहाँ। मेरा सूटकेस तो तुम्हारे पास मिला था। अब ये वाक़या भूल जाओ मेरे दोस्त। लेकिन जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो मकान का दरवाज़ा खोला गया और मैं और मेरा दोस्त कई लोगों के साथ अंदर दाखिल हुए। मैं जिस कमरे में रात सोया था उस कमरे में पहुंचा और फिर सब हैरत ज़दा थे। मेरी पी हुई सिगरेट का टुकड़ा अब भी वहाँ मौजूद था
इस वाक़ये को काफ़ी बरस बीत चुके हैं, लेकिन जब भी मुझे वह भयानक रात याद आती है जो मैंने किसी रूह या बदरूह की कुर्बत में बिताए थे, तो सोचकर मेरे बदन में सनसनी की लहर दौड़ जाती है।